नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बड़े भाई साहब, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। इसकी समीक्षा आज हम करेंगे तत्वों के आधार पर। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जब हम ये प्रश्न लिखेंगे तो हमें एक भूमिका तैयार करनी है, जिसमें आप बताएंगे कि कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी कहानी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डाला है कि कहानीकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद की उपलब्धियां और योगदान अद्वितीय है। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर, जिसके कितने भाग हैं, 8 भाग हैं उसमें, और जो गुप्त धन, जिसके भाग कितने हैं, 2, उसमें संकलित है। बड़े भाई साहब कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित है, और यह बाल मनोविश्लेषण पर आधारित कहानी है। देखिए, इसमें 2 मुख्य पात्र हैं, ये हमें पता है, और दोनों ही जो पात्र हैं वो बालक हैं। तो बाल मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, किस प्रकार समस्याओं का वो सामना करते हैं, या अपने जीवन की दिशा और दशा को कैसे निर्धारित करते हैं, उसका चित्रण इसमें बखूबी किया गया है। तो ये बाल मनोविश्लेषण पर आधारित कहानी है। अब अगर हम तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है, वो है कथा वस्तु। इनको इसी हिसाब से आप लिखेंगे। देखिए, किसी भी कहानी की कथा वस्तु की अगर बात करें तो वो संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी उलझी हुई कहानी बोरियत अनुभव करवाती है, तो वो संक्षिप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ कहानी पढ़ने में रोचक हो, घटनाओं की उसमें प्रधानता हो, और हमारा कौतूहल बना रहे। कौतूहल यानी मन में उत्सुकता का भाव आए, इस प्रकार की कहानी होनी चाहिए। इसमें एक जो घटना है वो एक प्रमुख घटना, बाकी घटनाएं छोटी मोटी जो घटनाएं चलती है उसमें हो सकती हैं, लेकिन एक घटना उसमें प्रधान घटना होनी चाहिए, जिस घटनाक्रम का प्रारंभ हो, फिर वो चरम उत्कर्ष पर पहुंचे, और उसके बाद उसका समापन साफ साफ दिखाई दे। एक तरह से ये ग्राफ की तरह ले सकते हैं। वो पड़ाव जब हम कहानी को समझने की प्रयास या कोशिश करें, उसके बाद हमारा जो मन है या जो हमारा हम कहानी के साथ बन जाते हैं, वो चरम उत्कर्ष यानी वो हिस्सा जब हम उन पात्रों के साथ बहने लगते हैं, उनके बिंब हमारी आंखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं, और फिर कहानी समापन की ओर चली जाती है, जहां पर उस भाव को समझते हैं जिसके माध्यम से या जिसको लेखक दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि कहानी का प्रारंभ, चरम उत्कर्ष और समापन, वो हमें क्या साफ साफ दिख रहे हैं या नहीं। बड़े भाई साहब की कहानी का कथानक इन सभी विशेषताओं से युक्त है। कहानी कथा वस्तु की विशेषता या कहानी के कथानक की विशेषताएं क्या है कि वो संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, घटना प्रधान, कौतूहल वर्धक होना चाहिए, उसमें कोई एक घटना प्रमुख होनी चाहिए, और वो घटना एक अच्छी शुरुआत के साथ चरम उत्कर्ष पर जाकर आखिर में वो समापन की ओर जाए। इस कथानक में अगर हम देखें तो 2 भाई हैं, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा भाई दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, किंतु मंद बुद्धि होने के कारण, देखिए यहाँ मंद बुद्धि तो हम वैसे अगर देखें तो वो अपनी बुद्धि से मंद नहीं, लेकिन पढ़ाई में उसका मन कम लगता है, यानी उसे पढ़ाई की बातें कम समझ में आती है। तो ये मंद बुद्धि उसकी मानसिक स्थिति के लिए नहीं है, बल्कि पढ़ाई में वो मंद बुद्धि है, यानी पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, और यही कारण है कि परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाता। छोटा भाई खेलकूद में लगा रहता है, किंतु कुशाग्र बुद्धि है, यानी उसकी बुद्धि कैसी है, तेज है। इसी कारण परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बड़ा भाई अपनी दुर्बलता पर पर्दा डालने के लिए छोटे भाई को खेलकूद से मन हटाकर खूब पढ़ने का उपदेश देता रहता है। जब जब बड़े भाई साहब फेल होते हैं, छोटा भाई उत्तीर्ण होता है, तब तब बड़ा भाई छोटे भाई के उत्तीर्ण होने को अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना प्रयास के ही सफलता मिल जाना, इस प्रकार के मुहावरों के द्वारा उसे समझाते हैं, या उसके उत्तीर्ण होने को इस प्रकार के मुहावरों से उसकी तुलना करते हैं। और अपने फेल होने का कारण किसको बताते हैं? परीक्षकों को, यानी जो परीक्षक है उनको अपने फेल होने का कारण बताते हैं कि उन्हीं की असावधानी के कारण वो बार बार फेल हो जाते हैं। छोटे भाई की पढ़ाई की समय सारणी बनी, किंतु वह उसका अनुसरण नहीं कर सका, यानी जो उसने समय सारणी किसको कहते हैं? टाइम टेबल को। टाइम टेबल तो बनाया, लेकिन वो उसका पालन नहीं करता।
एक दिन जब छोटा भाई कटी हुई पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था, तभी बड़े भाई से उसका सामना हो गया। बड़ा भाई उसे नसीहतें देने लगा। तभी एक कटी हुई पतंग लटकती डोर के साथ वहां से गुजरी, जिसके पीछे लड़कों का एक हुजूम दौड़ रहा था। बड़े भाई साहब ने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर भागने लगे। उनके पीछे पीछे उनका छोटा भाई भी दौड़ा जा रहा था और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बालमन देखिए, जो बड़ा भाई है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, वो केवल 14 साल का है। छोटा उससे 5 साल छोटा है, जो स्वयं लेखक हैं। तो दोनों के अलग अलग विचार हैं। जो बड़े भाई हैं वो पढ़ाई पर उपदेश तो खूब देते हैं, लेकिन खुद पढ़ने में होशियार नहीं है। छोटा भाई पढ़ने को कम अहमियत देता है, खेलकूद को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन उसकी बुद्धि तेज है और कम पढ़कर भी वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्ति की ओर जाती है। अब बात करें पात्र और चरित्र चित्रण की। देखिए, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पात्र होंगे तो कहानी उलझ जाएगी। पात्रों को हम 2 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, एक मुख्य पात्र और दूसरा क्या है, गौण पात्र। जो आलोच्य कहानी है, यानी जिसकी हम तात्विक समीक्षा कर रहे हैं, उसमें पात्रों की संख्या मात्र 2 हैं। 2 ही पात्र हैं जो मुख्य हैं, बड़े भाई साहब और स्वयं लेखक। गौण पात्रों में अगर हम देखें तो लेखक की माँ है, दादा है, हेडमास्टर व उसकी माँ। ये सभी कहानी के कथानक को रोचकता प्रदान करने व कहानी की गतिशीलता को बनाने में सहायक है। देखिए, जो गौण पात्र है ये यहाँ भूमिका में नहीं आते, ना ही इनके आपसी संवाद है, बल्कि बड़े भाई साहब इनके माध्यम से अलग अलग उदाहरण देते हैं छोटे भाई को समझाने के लिए। उन उदाहरणों से कहानी काफ़ी रोचक बन पड़ी है। तो यहाँ पर जो गौण पात्र हैं वो भी कहानी के कथानक को गतिशीलता देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप अलग से भी लिख सकते हैं कि संख्या मात्र 2 हैं। सबसे पहले बड़े भाई साहब आपने लिखा, फिर आप बताएं कि बड़ा भाई जो है वो 14 साल का है, कक्षा 9वीं में पढ़ता है, लेकिन पढ़ने लिखने में तेज नहीं है। छोटे भाई को हमेशा समझाने का प्रयास वो करते रहते हैं। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं स्वयं लेखक या प्रेमचंद। वो पढ़ने लिखने में अपने भाई से 5 साल छोटा है, पढ़ने लिखने में काफ़ी कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि का है, लेकिन उसका मन अधिक किसमें लगता है, खेल कूद में लगता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा संवाद योजना। देखिए, संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। संवाद का मतलब क्या होता है, आपसी बातचीत। तो कहानी के प्राणों का काम कौन करता है, संवाद करते हैं। अगर संवाद नहीं होंगे तो कहानी बेजान हो जाएगी। बड़े भाई साहब कहानी के संवाद भी संक्षिप्त हैं, रोचक हैं, सरल है और पात्रों के अनुकूल है। यानी जो पात्र हैं उनके अनुकूल है। बड़ा भाई बड़ा होने का कर्तव्य निभाता है, ये हमें उन्हीं के बातों से पता चलता है। वो थोड़ा उपदेश देने के विचार से अपने छोटे भाई को समझाता है। तो वो सब किससे पता चलता है, उनके आपसी बातचीत से। संवादों में रोचकता आद्योपांत दर्शनीय है, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक जो रोचकता है वो दर्शनीय है, देखने लायक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कहानी की संवाद योजना पूर्णतः सफल कही जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें देश काल और वातावरण, इसमें हमें 2 बातें बतानी होती है। स्थान और समय कैसा है और क्या वो कहानी के पात्रों के अनुकूल है। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने बालकों की मानसिक प्रवृत्ति का चित्रण बड़ी ही सूक्ष्मता से किया है। खेल कूद के प्रति बच्चे की रुचि स्वाभाविक होती है। इस तथ्य का उद्घाटन लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बड़े भाई साहब का दिखावटी पढ़ना, कॉपी किताबों पर चित्र बनाना, छोटे भाई को नसीहत देना आदि का चित्रण भी स्वाभाविक बन पड़ा है। पतंग लूटने का दृश्य कहानी को जीवंत बना देता है और कहानी में देश और काल के अनुरूप वातावरण की पूर्ण सृष्टि हुई है। यानी समय और स्थान कैसा है और उसको किस प्रकार से कहानी के पात्रों के साथ तालमेल बिठानी है, वो हमें इस पॉइंट में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक हॉस्टल का चित्रण है, कैसे दोनों भाई एक कमरे में रहते हैं। छोटे भाई का बड़े भाई से डरना, उससे शर्माना या उसके प्रति जो झिझक का भाव होता है, अपने बड़े भाई के सामने उनसे छुप कर खेलने जाना, इस प्रकार के जो चित्र हैं वो इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जीवंत बनाने का कार्य करते हैं। तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी ये एक अच्छी कहानी बन पड़ी है।
उसके बाद पांचवा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे भाषा शैली का। देखिए, भाषा शैली की बात करें तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सरल और सहज भाषा को अपनाया है, यानी सरल और सहज भाषा के पक्षधर थे। उन्होंने पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। भाषा कैसी है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, ये उनकी कहानियों की एक विशेषता है। जैसे इसमें अभी आया था अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये मुहावरा है और ऐसे अनेकों मुहावरों का इन्होंने अपनी कहानी में सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है। अब अन्य भाषा की अगर बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही इनके साथ मुहावरों का प्रयोग भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से किया है। तो इस प्रकार कहानी की भाषा सरल है, सुबोध है और पात्रों के अनुकूल है। भाषा के स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि ये कहानी पूर्णतया सफल कहानी है। उसके बाद हमारा जो आता है पॉइंट, वो क्या है? उद्देश्य। कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रेमचंद का जो साहित्य है वो उद्देश्य से परिपूर्ण साहित्य होता है। तो प्रेमचंद 100 उद्देश्य लेखन में विश्वास करते हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बालकों की खेल कूद की स्वाभाविक प्रवृत्ति, बच्चों का पढ़ने का दिखावा करना जैसे बड़े भाई करते हैं, बड़ों द्वारा छोटों को नसीहत देना, भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं बड़प्पन के लिए त्याग करना आदि अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है। देखिए, ये सारे विचार हम कहानी में पढ़ चुके हैं, ये सारे उद्देश्य हम कहानी में देख चुके हैं। खेल कूद की स्वाभाविक प्रवृत्ति किसकी है? लेखक में। पढ़ने के लिए दिखावा कौन कर रहा है? बड़ा भाई कर रहा है। बड़ों द्वारा छोटों को नसीहत कौन दे रहा है? बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग्य कौन कर रहा है कि रट्टा प्रवृत्ति हो गई है हमारी भारतीय शिक्षा, ये कौन समझा रहा है? बड़ा भाई समझा रहा है। और बड़प्पन के लिए त्याग करना, बड़प्पन यानी बड़ा बने रहने के लिए, ताकि छोटे सही रास्ते पर चले, त्याग कौन करता है? अपने बालपन का, अपनी बाल मनोवृत्तियों का, या एक बच्चे के जो उसकी तमन्ना होती है, एक बालक मन के अंदर जो नटखटपन होता है, उसका त्याग कौन करता है? बड़े भाई। और वो स्वयं कहते हैं कि अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा या मैं इसी तरह शरारतें करूंगा तो तुम्हें यानी छोटे भाई को सही मार्ग कौन दिखाएगा? अर्थात वहां पर वो अपने बालपन की जो स्वाभाविक प्रक्रिया या क्रियाएं होती है उनका त्याग कर देता है। ऐसे अनेक तथ्य या अनेक उद्देश्य हैं जिनका इस कहानी में उद्घाटन किया गया है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है और उद्देश्य पूर्ण होने के साथ साथ अपने उद्देश्य को पूर्णतः सफल सिद्ध करने वाली कहानी है। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक सफल कहानीकार हैं। बड़े भाई साहब कहानी कथ्य की रोचकता, पात्र विधान की स्वाभाविकता, संवादों की रोचकता, भाषा शैली की सहजता और उद्देश्य की सफलता आदि सभी दृष्टियों से एक श्रेष्ठ कहानी सिद्ध होती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि सभी तत्वों के आधार पर ये कहानी एक सफल कहानी सिद्ध होती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर बड़े भाई साहब एक सफल कहानी है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।